सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा था, जिस कारण ये कंपनी आपको थोड़ी फोकस में भी देखने को जरूर मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के Q3 के अर्निंग्स। Q3 के अर्निंग्स को देखोगे तो उतनी भी ज़्यादा खराब हमें देखने को नहीं मिले थे। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें 43% से ग्रो करता हुआ नजर आया। कंपनी की जो मार्जिन है वो भी एक्सपैंड होती हुई नजर आई। साथ में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मार्केट ने अगर आज के दिन तोड़ा है इस कंपनी को, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट आपको देखने को ना मिले। तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट है क्या, तो चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की ही बात करें तो 234 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल Q3 में 164 करोड़ का था। लगभग 43% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है अपने प्रॉफिट में। और वही अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19.5% से ग्रो करता हुआ देखा। एक अच्छी बात है, रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ आपको मोर देन डबल देखने को मिला है। इस बार का रेवेन्यू हमें 2,954 करोड़ रिपोर्ट होता हुआ देखा, जो कि पिछले बार कितना था 2,472 करोड़। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि रेवेन्यू में ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी है, डबल डिजिट में है। बट मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3,000 करोड़ से ऊपर की थी। और यही एक पैरामीटर है जो कि कंपनी ने अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट नहीं किया है, जिस कारण ही कंपनी आज के दिन आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट करती हुई दिखी नहीं अपने Q3 के अर्निंग्स के बाद। और इसके साथ दोस्तों अगर हम कंपनी के EBITDA की बात करें तो EBITDA कंपनी का 30.5% से ग्रो किया है। 320 करोड़ का EBITDA कंपनी ने रिपोर्ट किया है। EBITDA मार्जिन पिछले साल के Q3 में 9.9% पे थे, अभी वो नंबर 10.8% पे हो चुके हैं। 1 जनवरी से प्राइसेस को भी कंपनी ने इंक्रीज किया है अपने केबल्स एंड वायर्स का। तो इस कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी की जो EBITDA है वो हमें एक्सपैंड होता हुआ ही नजर आएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का इस बार की तरह बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन देखने को मिलता है या नहीं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा अगले क्वार्टर में। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो आज के दिन ये कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स हमें पब्लिश होती हुई दिख रही थी, जिस कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। पहली दोस्तों रिपोर्ट्स हमें ये देखने को मिल रहा है कि CLS ने अपने सर्च रिपोर्ट में पब्लिश किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थोड़ी सी पॉजिटिव कॉमेंट्री। और 2026 की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट है वो हमें मिड 2026 में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जियो की IPO की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इंटरप्राइजेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो $160 बिलियन का यहाँ पर निकाला जा रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जियो का। और वही 2028 मार्च तक ये नंबर $190 बिलियन तक हमें जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम ग्लोबल पीयर्स के हिसाब से देखें तो ये 15% प्रीमियम हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अगर आप जियो के IPO के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। बाकी अगर हम रिलायंस से रिलेटेड बात करें तो 2026 में जो पहला महीना है जनवरी का, इसमें रिलायंस का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था, क्योंकि रिलायंस ने डिनाई कर दिया था कि हम रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम पे। और जनवरी में भी
हम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं कि कोई हमें क्रूड ऑयल मिलेगा रशिया से। अब इसके पीछे का रीज़न था रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं और जो बोल सकते हैं वेस्ट से प्रेशर पड़ रहा था, उन सारे कारणों की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये डिसीजन लिया था। बट अभी रिपोर्ट एक सुनने को मिल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो फरवरी और मार्च में रशियन क्रूड ऑयल वापस से इंपोर्ट करना शुरू करेगी, और ये वंस अगेन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ को लेकर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से क्लैरिफिकेशन में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ भाई हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करेंगे फरवरी और मार्च में, तो उस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक रिकवरी आ सकती है जो रिसेंट टाइम्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। अब देखो रशिया से अगर उनको ऑयल मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट पे मिलेगा, और अगर मान लो वो सऊदी से मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्री से अगर वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वो जो डिस्काउंट है वो उनको नहीं मिलेगा, और वो डिस्काउंट का नंबर है 5%। अब ये 5% सुनने में तो काफ़ी कम लगता है, बट रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल इंपोर्ट बिलियन डॉलर में करती है कंपनी। तो उस केस में ये जो 5% है वो कंपनी की EBITDA में 3,000 करोड़ का लॉस लाता है अगर ये रशिया से इंपोर्ट ना करके किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो। और यही अगर मान लो रशिया से इंपोर्ट करते हैं तो 3,000 करोड़ का गेन इनके EBITDA में दिख सकता है। तो बेशक ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें ऑफिशियल होती है, तो बाकी चीज़ें अभी के टाइम पे तो रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करो बस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एंजल वन के बारे में। दोस्तों एंजल वन की बात करें तो हाल ही में एंजल वन की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी रही नहीं है। 21.8% की गिरावट 52 वीक हाई से देखने को मिलेगी इस कंपनी में। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर 30% के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। और अभी देखोगे इस कंपनी का ग्रोथ रेट थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वही आपको खराब परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक साल में रेवेन्यू डी ग्रोथ फेस किया है, प्रॉफिट भी डी ग्रोथ फेस किया है। तो एक टाइम पे जो कंपनी लगातार कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी वो इसीलिए खराब हुआ है क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, इनफैक्ट बिजनेस में डी ग्रोथ कंपनी फेस कर रही है। बाकी अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक चेंजेस हमें देखने को मिली है कि एफआईएस ने अभी भी स्टेक्स कंपनी में बेचना कंटिन्यू ही रखा है। अब देखो यहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया था, लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज़ किया था और अच्छा खासा डिक्रीज़ किया था, और वही सिलसिला इस Q3 में भी हमें कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। बट एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर हम DIS की बात करें तो उनके स्टेक्स हमें काफ़ी शार्प तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं और पब्लिक के स्टेक्स हमें घटते हुए दिखे हैं, यानी कि DIS में जो म्यूचुअल फंड की कन्विक्शंस हैं वो एंजल वन में थोड़ी सी बेहतर हमें देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे बाकी इंस्टीट्यूशनल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो उसकी रिकवरी हमें कब देखने को मिलेगी, जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर होगी। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही एंजल वन जो कि ब्रोकर है उनका बिजनेस अच्छा चलता है, डिपॉजिटरी एक्सचेंज इन सारी कंपनी के जो बिजनेसेस हैं वो आपको अच्छे चलते हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। बाकी बात करें दोस्तों एंजल वन से रिलेटेड एक और अपडेट के बारे में, तो रिसेंटली कंपनी ने 23 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया था जिसका एक्स डेट ऑलरेडी पार हो चुका है, कल के दिन इसका एक्स डेट था। बट उसके साथ दोस्तों 1:10 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट का भी फैसला किया था, जिसमें कंपनी ने 10 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 100 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अगर आप एक शेयर ओन करते हैं तो 10 इक्विटी शेयर मिलेगा, और 10 ओन करते हैं तो 100 इक्विटी शेयर मिलेगा। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने अभी के टाइम पर फाइनलाइज नहीं किया है, बट रिकॉर्ड डेट कंपनी हो सकता है कि जल्द ही आपको फाइनलाइज करती हुई दिख जाए। बट उसके लिए भी आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि ये जो स्प्लिट एडजस्टमेंट है वो 1 महीने बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।